अस्सलाम वालेकुम ख़ातीन और हज़रात, मैं हूं गज़ाल और आप देख रहे हैं समा पॉडकास्ट। और कुछ ही घंटों में बजट आने वाला है, उसके बाद बड़ी ज़्यादा चीज़ों का फैसला हो सका, तो उस पर डिस्कशन करनी तो बनती है ना। इसलिए आज हमने बुला लिया है उमर सलीम साहब को, हु इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ पाकिस्तान। उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है गज़ाल, आप बताइए ठीक है? बेहतरीन, बस थोड़ी सी भूख लग रही है। खैर उमर साहब, मुझे बताएं, बजट आ रहा है और उससे बहुत कुछ हो सकता है, चेंज हो जाए, लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग तो शायद ना ही हो। क्या तासुरात हैं आपके बजट को लेके? अच्छा, पहले मैं आपकी बात करूँगा। आपने कहा रियलिस्टिकली स्पीकिंग, तो मैं उसके ऊपर बात बताऊँ। मैं पिछले 27 सालों से तो बाकायदा होश व हवास से हर साल का बजट देखता हूँ और सुनता हूँ। मुझे किसी किस्म की कोई सरप्राइज़ वाली फीलिंग नहीं होती, पहले भी और आने के बाद भी मुझे किसी किस्म की कोई एडवेंचरस फीलिंग नहीं रह जाती। ऐसे ही है, तो सेम फीलिंग है। और क्योंकि आज तक हम वही 75 सालों से जिस एक मौरूसी सिस्टम के ऊपर चल रहे हैं, और जो इंटरनेशनली सारी दुनिया में जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, हम उसको अभी तक ना देख के समझ रहे हैं पूरे तरीके से, ना उस तरह से आगे चल रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मैं उसको उसी तरह देखूंगा जो पिछले 27 साल देखता आया, कि ये भी एक बजट होगा और फिर दोबारा हम खसारा सुनेंगे, और फिर दोबारा जो गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जितना नुकसान है वो आवाम के सर पर डाला जाएगा, और फिर टैक्स के जो है वो हदफ बढ़ाए जाएंगे, और फिर उनमें शॉर्टफॉल होगा। तो यही सब बातें हैं जो मुतवातिर तौर पे मैं पिछले 27 साल से। ये टैक्स की बात कर दी आपने, मेरी एक दुखती रग पे हाथ रख दिया। इससे अब आप मुझे बताएं, अयूब खान के ज़माने से ही ना तकरीबन हम सुनते आ रहे हैं ये नारा कि टैक्स नेट को बढ़ाना है, टैक्स नेट को बढ़ाना है, लेकिन होता ये कि आप एक सर्टन सेगमेंट पे टैक्स लोड को बढ़ा देते हो, टैक्स नेट आपसे बढ़ाया नहीं जाता। फॉर इंस्टेंस, अभी ये 11 माह में तकरीबन हम लोगों ने सैलरीड सेगमेंट ने कितना टैक्स दिया होगा? 500 अरब के करीब हमने टैक्स दे दिया, प्लस है 500 अरब। ठीक है, अब रिटेल सेक्टर पे आते हैं ज़रा। आप तो काफ़ी करीब से जानते हैं, बेयरली एनीथिंग कंपेयर टू अस, व्हाई? सर मुझे एक बात बताएं, आपने सैलरीड पर्सन की बात की, 500 अरब की बात की, और 500 अरब के ऊपर आपने ओवरऑल पूरी इतनी क्वांटिटी में लोगों की जो कंबाइंड एफर्ट है, उन्होंने अपनी सैलरी से टैक्स कटाए, और किसी के एड सोर्स कट गए, किसी के किस तरह एडजस्टमेंट, कहीं डायरेक्ट टैक्सेस, कहीं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसको आप कंपेयर कर रहे हैं रिटेल सेक्टर से। देखें, सबसे पहले हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर मिसाल के तौर पे आपने 50 लाख लोगों ने टैक्स दिया, सैलरीड पर्सनस ने, तो रिटेल सेगमेंट में मुश्किल से 2 लाख या 3 लाख लोगों ने दिया। तो देयर इज़ नो कंपैरिजन इन बिटवीन रिटेल सेगमेंट एंड सैलरीड पर्सनस। अब ये 2 लाख या 3 लाख जो है, ये हर साल बेचारे कुर्बानी जो है ना वो इनकी बढ़ती चली जाती है। तो क्यों है 2-3 लाख बस, तब के करोड़ों में? ये बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि आपने आज तक वो मैकेनिज्म नहीं बनाया, आपके बाबू लोगों ने आज तक आपको वो पॉलिसी नहीं दी, क्योंकि उन बेचारों का भी इस चीज़ के अंदर तजुर्बा नहीं है ना। वो पढ़ के ज़रूर आ गए किसी भी जगह से, और वो पढ़ के आने के बाद ये तजुर्बा हासिल नहीं करके आए कि हमें कौन सा सिस्टम या कौन सा मैकेनिज्म बनाना है ऐसा जिससे हम ये 2 लाख लोगों को 2 करोड़ लोगों में कन्वर्ट करें। बाबू लोग बीइंग द ब्यूरोक्रेट्स। जी हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली उन्हीं को कह सकते हैं आप फिलहाल तो। और उनसे रिलेटेड आगे पीछे जो जुड़ी हुई और हस्ती हैं, वो फिर इस सिस्टम को और जो है वो बढ़ा देती हैं और इन्हांस हो जाता है ये चीज़ें। इसीलिए हमारा जो वो क्वांटिटी ऑफ पीपल हु आर नॉट पेइंग टैक्स एंड हु आर नॉट कमिंग इनटू टैक्स सिस्टम, ये वो फैक्टर है। क्यों नहीं आ रहे? वो क्या सीक्रेट काउज है उनके? क्या पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं इस वजह से नहीं आ रहे? क्या कैसे बच रहे? बड़ा आसान होता है किसी भी पॉलिटिशियन को 1 मिनट में फिंगर पॉइंट आउट करके बदनाम कर देना। और मेरा ये ज़ाती तौर पे ये ख्याल है, और मैं कारोबारी फैमिली से भी बिलोंग करता हूँ और रिप्रेजेंट करता हूँ बहुत ढेर सारे रिटेल सेगमेंट को भी। तो हर तरफ देखने में यही प्रॉब्लम है कि जब हम देने वाले को भी कहेंगे ना कि आप चोर हो, जैसे मैं टैक्स भर रहा हूँ मिसाल के तौर पे, ठीक है, और मुझे फिर भी ये तलवार मेरे सर पे लटकी हुई है कि आज मेरे अकाउंट से सारी की सारी अमाउंट डेबिट कर ली जाएगी या मेरे अकाउंट फ्रीज कर लिए जाएंगे कोई मैकेनिज्म के बगैर ही, और मुझे वो 5 लाख रुपए दे करके वो अपना स्टोर खुलवाना होगा, सील हुआ या अकाउंट खुलवाना होगा, और फिर एक लंबी चौड़ी बहस और केसेस और वकीलों के पैसे। हमने ये सारा का सारा बिजनेस कम्युनिटी को ना बेसिकली चोर बनाने के रास्ते भी बनाए, और चोर बोल बोल करके उनको चोर बना दिया। ठीक है, हमने उनको कभी साथ बिठा के एज अ स्टेक होल्डर उनको ये पॉइंट ऑफ व्यू कभी भी क्लियर करके कि यार वो भी दे रहा है, आप भी दो, ये बेनिफिट्स होंगे। आप जो इतने पैसे रिश्वतों में और वकीलों में दे देते हो, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो टैक्स चोरी करते हैं वो मोर और लेस
शायद सेम अमाउंट पे करते होंगे, शायद 10-15% ज़्यादा अमाउंट पे कर देते होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी तरफ भी लैक ऑफ अवेयरनेस है। एट द सेम टाइम जो आपने एक अजम्बा बनाया हुआ है ना इस चीज़ को, डरावना अजम्बा कि आज आपके अकाउंट से जो है वो पैसे डेबिट हो जाएंगे पूरे के पूरे, आपके अकाउंट्स फ्रीज हो जाएंगे, आपकी शॉप पे आएंगे, आपके स्टोर्स फ्रीज कर देंगे, आपकी मीडिया स्टंट आपके साथ किया जाएगा, आपको जो है वो पूरे तरीके से डीमोरलाइज किया जाएगा। अगर मुझे सब जगह पूरे माशरे में डीमोरलाइज किया जाएगा तो मैं क्या यहाँ रुकूंगा? क्या मैं किसी तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपैंड करूंगा? ना वो बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, ना वो लोग टैक्स नेट में आ रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पॉलिसी बनाने वाले ठीक नहीं है। हमारी पॉलिसी उन लोगों से बनवानी चाहिए जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, जिन लोगों को इसका तजुर्बा है, और जो लोग जो है वो सारे के सारे चोर रास्ते और ठीक रास्ते सब बता सकते हैं। और ये भी बता सकते हैं कि भाई आप अगर हमसे जो है वो 40% टैक्स मांग रहे हो 2 लाख लोगों से, यही अगर आपको 2 करोड़ लोग कर दिए जाएं और आप 15% या 18% टैक्स ले लो तो आपको लोग भी बढ़ जाएंगे, आपका रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, आपका जो डेफिसिट का प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगा। तो वो जो लोग बचे हुए हैं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, वो कैसे बचे हुए हैं? आपके बीच की काली भेड़ें हैं, सिस्टम की बीच की काली भेड़ें हैं, और कुछ खुद उनकी अपनी जो है वो गैर अखलाकी हरकत है। मेरे हिसाब से तो ये चोरी है ना। आप अगर टैक्स नहीं पे कर रहे तो आप चोरी हैं, और अगर आप उसके लिए कोई रिश्वत दे करके भी रास्ता निकाल के कम टैक्स पे करें तब भी आप चोरी के ही जुमरे में हैं। बिल्कुल 100%। तो वो फैक्टर हमें क्रिएट करना होगा, वो अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी, वो ईज और वो कंफर्ट देनी होगी किसी भी ताजर को कि वो अपने कारोबार को करने के लिए जो है वो ध्यान दे। और इस सिस्टम को सारा इतना ईज करना होगा कि यार आप चोर नहीं हो। सबसे पहले तो जो वो फिंगर पॉइंट आउट करना है ना, वो फिंगर पॉइंट आउट करना बंद किया जाएगा, उनको स्टेक होल्डर समझ के साथ बैठाया जाएगा और उनसे पॉलिसी और प्लानिंग ली जाएगी। साथ बिठा तो रहना है, एफबीआर इतनी मुशावरत तो करती है सारे इनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। आप लोग प्रपोजल्स भी बाकायदा भेजते हैं, हर साल भेजते हैं, इस साल भी हम श्योर भेजे होंगे। मुझे एक बात बताएं, आज तक कोई भी बजट बनते हुए किसी लोकल चैम्बर को या किसी फेडरल चैम्बर को ब्यूरोक्रेसी ने, गवर्नमेंट ने, एफबीआर ने, सीबीआर के दौर से ले लेते, 1992-93 से ले लेते, क्या घास डाली है? किसी बजट के अंदर हमारी तजावीज़ के ऊपर जो है वो गौर हुआ है? क्या होता है हमेशा, जो मैंने आपको पिछली बात में कहा कि 75 सालों से हम एक पॉलिसी पे, आप बजट दे देते हैं, बना देते हैं, जो भी प्रोग्रामिंग्स हैं आपकी, आप ऑर्डर सादर करते हैं। बेसिकली आई वुड रादर से कि आप ऑर्डर सादर करते हैं और उसके बाद लोग सड़कों पे आते हैं, आपके दफ्तरों के धक्के खाते हैं। कुछ मुझ जैसे होते हैं जो सुबह से लेकर के रात तक किसी को मिन्नत ला करके कभी कहीं बैठे होते हैं, कभी कहीं बैठे होते हैं कि ये गलत पॉलिसी है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। आधी सुनी जाती है, अधूरी की जाती है, और फिर वो किसी ना किसी तरीके से वो साल गुजरता है। तो हमारी गर्दन जो है उस पर पहले अगर 2 इंच की छुरी फेरी जाती थी, फिर 3 इंच हुई, फिर 3.5 हुई, फिर 4 हुई। हमारे ऊपर ही छुरी बढ़ती जा रही है ना, क्योंकि मैं टैक्स नेट के अंदर हूँ। और जो टैक्स नेट में नहीं है उनकी तरफ जाने के लिए ना कोई रास्ते हैं, ना ही किसी किस्म का कोई पॉलिसी है, ना कोई प्लानिंग है। तो आपने इस बार भी जरूर प्रपोजल दिया होगा, अपनी कोई तजावीज़ दी होंगी, क्या थी वो तजावीज़? मेरा ख्याल है हमसे सिर्फ लेने की हद तक जो है वो ली जाती हैं, मिला भी जाता है, सुना भी जाता है, हमें दावतों में बुलाया भी जाता है, लेकिन उस सब के बाद जो है वो दे जस्ट गो डाउन द ड्रेन। आई बिलीव आज तक जो है वो कोई ऐसी चीज़ निकल नहीं आई जितनी भी सजेशंस गई हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। हमारा एक्सपोर्टर है, हम कहते हैं जी हमें ज़र मुबादला लेके आना है, एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करेगा, ज़र मुबादला आएगा मुल्क में। आपने उसको एक ऐसे शशोपंज वाले 15% के सेल्स टैक्स के जाल में फंसाया हुआ है कि वो अगर $10 मिलियन की सर एक्सपोर्ट करता है तो वो $10 मिलियन के ऊपर 15% सर कितना हो गया? $1.5 मिलियन के ऊपर जो है वो उसने सरकारी खजाने में पहले तो $1.5 मिलियन के करीब की अमाउंट सेल्स टैक्स की फंसा दी है। अब उसको रिफंड लेना है, उसने एक्सपोर्ट भी कर दिया, उसके एक्सपोर्ट के पैसे लेने के लिए उसने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स भी फाइल कर दिए, सब कुछ कर दिया। वो $1.5 मिलियन उसका ग्रॉस प्रॉफिट हो सकता है, नेट नहीं हो सकता, शायद इससे भी कम ही हो कुछ एक लोगों का, बट वो लेने के लिए अब धक्के खा रहा है। उसका कैपिटल भी उसके बीच में इन्वॉल्व है, वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। उसने एक्सपोर्ट कर दिया, अब किसी को 3 महीने मिला, किसी को 4 महीने में मिला, किसी को 6 महीने में मिला, और उसके ऊपर भी उसने रिश्वतें दी। तो आपने ये पॉलिसी गलत बनाई ना। तो यू आर सेइंग कि दैट इज द रीजन व्हाई कंपेयर टू द सैलरीड सेगमेंट रिटेल और एक्सपोर्ट ने 2 to 3% टैक्स दिया, बिकॉज ऑफ दीज पॉलिसीज। ये भी है मैटर, प्लस आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी होती है। गजाल देखें, आपका मुकाबला, जब आप एक्सपोर्ट की बात की ना आपने, एक्सपोर्ट को सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? एक्सपोर्ट को, जैसे मिसाल के तौर पे मैं होम टेक्सटाइल एक्सपोर्टर हूँ, मेरे मुकाबले में चाइना भी है, मेरे मुकाबले में बांग्लादेश भी है, मेरे मुकाबले में इंडिया भी है, मेरे मुकाबले में वियतनाम, कंबोडिया, ये सारे मुल्क हैं। बिल्कुल है, ठीक है। अब हम इंटरनेशनली किसी भी एक बड़े ग्रुप के पास जाते हैं अपना माल बेचने के लिए, अब वहाँ पे हम सब एक बराबर हैं।
इररिस्पेक्टिव ऑफ पाकिस्तानी और एनी अदर बॉडी, हमारी लैंडेड ड्यूटी पेड कॉस्ट वो रिटेलर या वो जो भी कोई इम्पोर्टर या जो भी कोई एंटिटी है वो देखेगी। और जब वो ये देखेगी कि मेरी पाकिस्तानी सप्लायर के उस पर जो लैंडेड कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ रही है, तो वो मेरे मुकाबले में जो दूसरा होगा जिसकी सस्ती पड़ रही होगी वो उसको दे देगा। अपनी क्वालिटी कंट्रोल्स और अपने फैक्टर्स जो है वो मेंटेन करवा लेगा उससे भी। हम वहाँ पे फेल हो जाएंगे, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी ही नहीं। आज हम जो है वो इस बात पे रो रहे हैं कि पिछले साल हमारा जो है वो 2.5% की जीडीपी ग्रोथ थी, इस साल जो है वो हमने 2.7, और इस पे मैंने सुना फाइनेंस मिनिस्टर को ये कहते हुए कि वो बहुत खुश हैं कि इन्होंने 0.2% की जो है वो ग्रोथ करा ली है। हम ये क्यों नहीं देखते कि हम 6% ग्रोथ से एक बार में ही गिर गए -0.2% की ग्रोथ के ऊपर, और उसके बाद हम 2.5 पे लुडियाँ डाल रहे हैं और आज 2.7 पे, अभी थोड़ी देर बाद चंद घंटों बाद हम देखेंगे ये भंगड़े डल रहे होंगे। हमारी रिक्वायरमेंट 5.5 to 6% मिनिमम है सर, जिसको हमें अपनी जीडीपी को ग्रोथ पे लेके जाना है। वो कैसे होगा? वो जो आपकी बिजनेस कम्युनिटी है उनसे आपको पॉलिसी लेनी होगी, एक्सपोर्टर्स को आपको ईज करना होगा। जो आपकी इंपोर्ट बिल है और जो आपके एक्सपोर्ट बिल है उसका जो बीच का डिफरेंस है वो कैसे कम होगा? वो ऐसे ही कम होगा कि आपको अपनी सेल्स बढ़ानी होगी। सेल्स बढ़ाने के लिए मुझे आपने सबसे पहले ये देनी होगी, इफ़ आई एम एन एक्सपोर्टर, तो आपने मुझे सबसे पहले ये ईज देनी होगी कि मैं लेवल प्लेइंग फील्ड पे खड़ा हूँ कि बांग्लादेशी, वियतनामी, चाइनीज़, ये सब के सब मेरे से प्राइस कंपैरेटिव हैं, तो मैं उनके बराबर में प्राइस कंपैरेटिव होकर के खड़ा हूँ। मैं उनसे अगर 2-4-5% नीचे होऊंगा तो मैं प्राइस कंपैरेटिव कैसे बन सकते हैं? आपका जो मार्कअप है आपको उसको फर्दर नीचे लाना पड़ेगा। आपका जो गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस है आपको उसको नीचे लाना पड़ेगा। मुश्किल है ये तो मुश्किल है। देखें, आपने IMF के अंदर $6-7 बिलियन के पीछे जो है ना अपनी जूतियाँ घिसी, बड़ा शुक्राने के नफल अदा हुए जी। $1 बिलियन रिलीज हो गया। आपके मुल्क में ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं गजाल कि अगर आप उनको एड्रेस करें प्रॉपरली और आप मनोमन करना चाहें तो ये $6 बिलियन कोई चीज़ नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ इस बात पे। आपने रिसेंटली थाई प्राइम मिनिस्टर का एक इंटरव्यू शायद देखा है या नहीं देखा मुझे नहीं पता, बट मेरी नज़रों से वो ज़रूर गुजरा और मुझे बड़ा दुख लगा इस बात का। $4 बिलियन का बैगेज के थ्रू एमरल्ड सवात से KPK से जाता है थाईलैंड, रॉ फॉर्म के अंदर। आधा किलो, पाव, पौना किलो और किलो तक के पीसेस भी जाते हैं जो आपके बैगेज के थ्रू यहाँ से जो है एमरल्ड जाता है। ये आपके पाकिस्तान के KPK सवात के पहाड़ों से निकला हुआ एमरल्ड है सर, जो यहाँ से रॉ फॉर्म में छैनियाँ तोड़े मार करके बेड़ा गर्क करके ले जाया जाता है। और वहाँ पर 4 बिलियन की हर साल की इस चीज़ की पेमेंट्स आपको बैगेज की सूरत में थाई प्राइम मिनिस्टर के बकौल हमें दी जाती है, और वो उसको रिफाइंड करके $40 बिलियन में सारी दुनिया में बेचते हैं। 4 और 40 का डिफरेंस देख लें आप। आज आपकी हुकूमत के पास ऐसे कोई ज़राए, कोई वसाइल, कोई ऐसी नॉलेज या ऐसी कोई अकल या ऐसा कोई शऊर देने वाला शायद नहीं मौजूद होगा जो इस बात को एड्रेस करे कि यार मेरा 4 बिलियन यहाँ से स्मगल होके जाता है और वहाँ 40 बिलियन का बिकता है। क्या हमारे यहाँ लोगों के पास अकल नहीं है? क्या हमारे यहाँ अंबानी अडानी नहीं बन सकते? फ्रेमवर्क नहीं है वो, ना ही वो सोच है, ना ही जो है उसको करने के लिए वो अर्ज है। और वहां तक जाने के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इस फील्ड के रिलेटेड लोग हैं, मैं तो एमरल्ड फील्ड का बंदा नहीं था सर, मैंने तो इस बात को सुना और सुनने के बाद मैं चला गया सवात अपने फेडरेशन के बिहाफ के ऊपर, सब लोगों से डिस्कशन किया और वहाँ उन पहाड़ों को विजिट किया जहाँ से छैनिए तोड़े मार के बेड़ा गर्क कर रहे हैं हम अपने उस कह लें ख़जाने का जो कुदरती तौर पर हमें मिला है। और मैं जाके देख के आया, हमारी गवर्नमेंट उस चीज़ को एड्रेस ही नहीं करती। जो मुताल्लिका लोग हैं उनको बुलाती ही नहीं है। जो अगर स्टेक होल्डर है, जो इस फील्ड का बंदा है, उसको काम करने वाले को अगर प्रॉपरली बुलाया जाए, उसकी भी बात सुनी जाए, उसके साथ 4 और लोगों की जो उसी फील्ड से रिलेटेड है बात सुनी जाए, तो कम से कम उनको कुछ चीज़ तो गेन करने को मिलेगी। और कुछ नहीं तो कम से कम वो प्रॉब्लम सुनने के बाद ये तो पता लगेगा कि यार इससे इतने पैसे फलाने स्मगलिंग करके जनरेट कर लिए हैं। जैसे आज मैं आपके तवज्जुह से ये बात आगे पहुंचा रहा हूँ, अल्लाह करे पहुंचे और कोई रिएक्शन आए कि ये 4 बिलियन को 40 बिलियन अगला करके कन्वर्ट कर रहा है। अगर इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए और सवात वाले लोगों की बात सुनी जाए, उनको सही तरीके से बैठाया जाए, उनको इस पे ड्यूटी लगाई जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए और उनके लिए आसानी की जाए, तो ये 4 बिलियन 40 बिलियन आपके पास आएगा। ये 40 बिलियन नहीं 120 बिलियन आएगा। ये बात कंप्लीट कर दूं आपको थाई प्राइम मिनिस्टर की, उसने 40 बिलियन बताया। हमारा पिछले साल का टर्नओवर था 2024 का। 2025 के अंदर हमारा टारगेट ये है कि हम इसको जो है ऑलरेडी 12 बिलियन पे फोर्सी कर रहे हैं और आने वाले 5-7 सालों के अंदर हम इसको जो है वो $50 बिलियन पे लेके जाएंगे और 50 बिलियन को हम जो है वो उसी तरह से
आगे फर्दर जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, अपनी फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे। ऐसी अनगिनत एग्जांपल्स हमारे मुल्क में मौजूद है ना, जिनको हम अगर प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें, अपना दिमाग लगाएं, तो हम सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हैं। हमें फिर IMF के जाके नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है गजाल। अगर आप, ये तो मैंने एमरल्ड फील्ड की एक बात की, डू यू रियली थिंक कि आपके पास जो यहाँ गोल्ड बिजनेस करने वाले पाकिस्तान में लोग हैं उनके लिए कोई पॉलिसी है? इतने बड़े बड़े ज्वेलर्स, बहुत नामी गिरामी ज्वेलर्स हैं, सब दोस्त हैं, सब देख भी रहे होंगे, मैं नाम नहीं किसी का भी लूँगा, बट उनके लिए आपके पास कोई पॉलिसी है? जिस बाबू का दिल करता है आप उसके स्टोर पर छापा मारते हैं, उसको गिच्ची से यहाँ से पकड़ते हैं और उसका स्टोर सील करने की उसको थ्रेट्स करते हैं। ऑफिशियल खजाने में आपको 25-50 लाख रुपए उससे ले आते हैं, अनऑफिशियली शायद 2 करोड़ 2.5 करोड़ ले जाते हैं। हाँ, ये भी है। तो वो क्या है सर? आपने कहा ये भी है, वो क्यों है? पॉलिसी का फुकदान है आपके पास। आपको बेसिकली अब इस मुल्क को कुछ देने की ज़रूरत है। बहुत हो गया, 75 साल बड़ा अरसा होता है, बहुत ज़्यादा। हमने इस वक्त तक में जो आता गया वो सब लूट खसूट की नज़र हुआ। कुछ इस मुल्क को देने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे सबसे पहले वो शऊर, वो बेदारी देने की ज़रूरत है जिसके तहत हम इस बात को रियलाइज़ करें कि हमें भी अब जो है वो तरक्की पजीर से निकल के तरक्की याफ्ता में शामिल होना है। और वो सिर्फ एक ही सूरत में हो सकेंगे कि जब हम अपने आप को इस तरह से शेप अप करेंगे, अपनी इकॉनमी को इस तरह से शेप अप करेंगे, अपने सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि हमारा जो कलेक्शन ऑफ टैक्स है वो भी बेहतर से बेहतर हो जाए। हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट के जो पैसे की शॉर्टेज रहती है, एजुकेशनल उसके ऊपर आप जो पैसे लगाते हैं उसकी शॉर्टेज रहती है, हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर, एनवायरमेंटल चेंजेस के ऊपर, ये सब कब होगा? जब आपका कलेक्टिव एफर्ट होगी और आपका टैक्स एनहांसमेंट होगा, जो टैक्स नेट बढ़ेगा, लोग बढ़ेंगे टैक्स देने वाले, तो आपके पास पैसा आएगा और आप ग्रो करेंगे। टैक्स नेट बढ़ेगा, ये मेरा एक ख्वाब है जो मैं चाहता हूँ कि मैं कभी ना कभी, तो मैं ना देख सकूँ तो शायद मेरे परपोते देख लें, होपफुली। अच्छा, जाते जाते बस ब्रीफली मुझे बता दें, कुछ ही देर में बजट आ जाएगा, आप रियलिस्टिकली कुछ एक्सपेक्ट भी कर रहे होंगे, आपने एक्सपेक्टेशंस अपनी थोड़ी लो भी रखी होंगी जैसे आपने मुझे बताया है, तो जो भी आएगा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो किस तरह से इंडस्ट्री को हमारी इफेक्ट करेगा? देखिए, इंडस्ट्री अभी तक इफेक्ट होती ही आई है। मैं इस पर थोड़ा सा टाइम आपका, मेरे कुछ एक पॉइंट्स ऐसे मेरे जहन में हैं जो मैं जाते जाते आपको गोशे गुजार जरूर करना चाहूँगा। आज तक आपने अपनी इकॉनमी को कभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस्ड इकॉनमी नहीं बनाया। कभी आपने पावर फैक्टर को यूज़ किया तो आपने वहाँ पर उनको ख्वार कर दिया। कभी आपने गैस की सप्लाईज को डिस्टर्ब किया तो उनकी जो है आपने जो इंटरनेशनल ऑर्डर्स थे उनको डिस्टर्ब कर दिया। आपने एक तरफ जो है वो उनको कहा कि डॉलर्स लेके आने हैं, बट उसके लिए फैसिलिटेशन क्या दी है आपने? आज तक आपके पास जो शिपिंग मीन्स हैं आपके वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपको सबसे पहले इस चीज़ को एड्रेस करना पड़ेगा कि आपने अपने मुल्क को एक ट्रेडर बेस्ड इकॉनमी और लूट खसूट बेस्ड इकॉनमी से कन्वर्ट करके इंडस्ट्रियल बेस्ड इकॉनमी में कन्वर्ट करना है। और वो ऐसे ही होगी कि आपको इंडस्ट्रीज़ लगानी पड़ेंगी, आपको इंपोर्ट्स के ऊपर कम से कम जाना पड़ेगा। आज मैं कहता हूँ कि जो 6% ग्रोथ का दौर था वो क्यों बेहतर था? वो इसलिए कि आपकी इंपोर्ट्स के ऊपर लॉक लगा था, कुछ पेंडेमिक की वजह से, कुछ आपने जो है वो पॉलिसीज ऐसी बनाई कि आपने इंपोर्ट्स को रोका। आपकी इंपोर्ट्स रुकने के बाद जो है आपका जो डेफिसिट था बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वो बेहतर हुआ। ठीक है, आज आप अगर इन सब चीज़ों को करना भी चाहते हैं, आप इंपोर्ट पे बैन लगा देते हैं। इंपोर्ट पे बैन लगाएंगे, आपके पास इंडस्ट्री नहीं है जो आपकी लोकल इकोनॉमी को इन सब चीज़ों में सपोर्ट कर सके, या जो लोगों की रिक्वायरमेंट है लोकल इकोनॉमी में आप उसको फुलफिल कर सकें। तो आपको पहले वो इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे फ्लरिश करनी पड़ेंगी, उनको टैक्स के लिए भी रिलीफ देना होगा, बट उनको टैक्स नेट में मेंटेन करना होगा। आपने क्वांटिटी में लोगों को लेके आना होगा ताकि इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा लगे। जो आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो ब्रेन ड्रेन बंद हो। आपका टेक्सटाइल की बात कर लेते हैं सर, 1 मिलियन बेल्स का मतलब ये है $1 बिलियन। बिल्कुल, आपके पिछले अरसे में 10 मिलियन बेल्स थी सर, $10 बिलियन तो आपके पास वैसे ही था। वो आपने क्यों उठा करके 10 मिलियन बेल्स से 5 मिलियन बेल्स पे कर दिया? क्या वजह है कि आपकी जो ये वीट की क्रॉप है उसमें किसान को जो है वो हर साल हम देख रहे हैं वो सफ़र कर रहा है। अच्छा खासा नुकसान हुआ है लास्ट 2 इयर्स में। वो इतना नुकसान करने के बाद आपका क्या ख्याल है वो क्या करेगा? वो इवेंचुअली बाहर आ जाएगा ना, और आपको फिर फूड क्राइसिस और वीट क्राइसिस और अलग अलग क्राइसिस जो है वो आपके मुल्क में नज़र आ रहे हैं। तो वो नज़र आते रहेंगे, बढ़ते चले जाएंगे। आपको सबसे पहले इस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है कि अगर आपने टैक्स नेट बढ़ाना है, आपने इकॉनमी के अंदर ग्रो कराना है, तो आपको लोगों को बढ़ाने के लिए लोगों को सबसे पहले ये कॉन्फिडेंस देना होगा। आप कहते हैं बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, आपको $10 बिलियन जो है
ओवर एंड अबव जो आपका पाकिस्तानी डायस्पोरा पाकिस्तान से बाहर रहता है वो दे के इस दफ़ा बैठा है, आपने खुद एक्सेप्ट किया। मैंने अभी फाइनेंस मिनिस्टर साहब को सुना, उन्होंने फरमाया कि जी $10 बिलियन हमारे पास एक्सेस आ गए इस साल। बिल्कुल। वो $10 बिलियन आने के बाद आपकी पाक रुपी और डॉलर पैरिटी के अंदर इंप्रूवमेंट क्यों नहीं आई सर? ये बड़ा गहरा सवाल है। क्यों नहीं? गहरा सवाल है, तो ये एड्रेस करने की जरूरत है सर। ये सवाल का जवाब कौन देगा? फाइनेंस मिनिस्टर ही देंगे। और भी बड़े ज्यादा गहरे सवाल हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उमर साहब वक्त हमारे पास इतना ही है। ये सवालों के साथ ही हमें आज की एपिसोड खत्म करनी पड़ेगी। सवाल अब मैं आप लोगों पे भी छोड़ूंगा। उमर साहब ने जैसे कि कहा कि क्या सारा सवाल आप पे, क्या ये पॉलिसी का कसूर है कि क्यों ये टैक्स नेट को एक्सपैंड नहीं किया जा रहा? ये जो रिटेल सेक्टर जो कि हमारी सबसे बड़ी एक सेक्रेट काउ है, इसको हाथ भी नहीं लगाया जा रहा? क्या ये इस वजह से है क्योंकि इनमें मेजॉरिटी लोग एक ऐसे पर्टिकुलर पार्टी से उनका लेना देना है जिनका सारा वोट बैंक उधर से आता है? अब जवाब आपने देना कमेंट सेक्शन में। बाकी मुलाकात होगी ना नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।